मुमताज भाई, ये बड़ी बात तो पोप लियो से ज्यादा तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप क्रिश्चियन है और वो धर्म गुरु हैं क्रिश्चियन के। तो कहीं ना कहीं ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को भी सताएगी। वो जिस देश के राष्ट्रपति हैं, उस देश में ईसाइयों की संख्या ही 80% से ज्यादा है। तो ये तो उनके लिए दिक्कत की बात है। उसके अलावा आज पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 35% क्रिश्चियन है और ये 35% दुनिया के क्रिश्चियनों के वो धर्म गुरु हैं। और उनकी बात को, उनकी सुरक्षा पे अगर कोई खतरा होता है, चलिए ठीक है, उससे कहा गया सीज फायर करो, उसने कहा हम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर उसने कोई हमला कर दिया तो एक, आप ये देखिएगा कि एक जलजला जैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो हमला कर देंगे, लोग खामोश रहेंगे। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ईयू जितने भी हैं, ये सब खुल के आ जाएंगे नेतन्याहू के खिलाफ। और जो पोप ने बोला है, वो कोई मतलब गलत बात तो नहीं बोली उन्होंने। और बरसों से लोग उसको बोलते आ रहे हैं। ना पोप इस बात को बोलने वाले पहले आदमी थे, और ना ये बात पहली बार बोली गई नेतन्याहू को लेकर के कि वो जिस तरह का जानवर है, इंसान नहीं, वो जिस तरह का जानवर है, उससे इंसानियत की तो कोई तवक्को आप रख ही नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों को मरवा रहा है वो। उनको ट्रीटमेंट न मिले, अस्पतालों को नेस्तनाबूद कर दो। उनकी जनरेशन पढ़ ना पाए, स्कूल कॉलेजों को नेस्तनाबूद कर दो। वो जिंदा ही ना बचे तो पूरी दुनिया से जो मदद आ रही है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अब उसके ऊपर जब ये दबाव है कि वो इसको रोक नहीं सकता, मदद जाने देगा, तो जितनी मदद थी उतनी तो नहीं आने दी उसने। लेकिन वर्ल्ड फ्रेम पे, विश्व पटल पे उसने ये तो किया कि हाँ, हम कुछ मदद जाने देंगे। और एक दिन में 600 की जगह 35, 40, 50, 100 ट्रक अलाउ किए। मुमताज भाई, आधे से ज्यादा भी ट्रक अपने प्रॉक्सीज से वो लुटवा देता था। तो जो मदद पहुंचनी चाहिए थी वो भी नहीं पहुंच पा रही थी उनको। तो ये किस किस्म का शातिर है, बहुत ही गिरे हुए किस्म का वो जालिम है, शातिर है। हमको तो इसकी हरकत को देख के लगता है कि क्या हिटलर भी इतना जालिम रहा होगा जो इसके हालात हैं। मुमताज भाई, आज की एक रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा इजरायली भाग रहे हैं पुर्तगाल की तरफ, क्योंकि पुर्तगाल में 16वीं शताब्दी में बहुत अच्छी संख्या में यहूदी थे। लेकिन बहुत सारे यहूदियों का वहां भी एक शैतानी काम था। तंत्र मंत्र, जादू टोना और नेगेटिव एक्टिविटीज। तो लाखों यहूदी पुर्तगाल से भगाए गए थे। वो दुनिया में इधर उधर फैल गए, भटक गए, जिसको जहां रास्ता मिला वहां गए। 2015 में पुर्तगाल ने अपने पार्लियामेंट में एक कानून पास करवाया और ये कहा कि जो उस वक्त के गए हुए यहूदी थे, 16वीं शताब्दी के, उनके वंशज अगर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो पुर्तगाल में एक होड़ सी लग गई।
सभी उनके वंशज बन गए और वो दोहरी वो दोहरी नागरिकता के वाले मैटर हो गया। कुछ तो ऐसे हैं जो 3-3 कंट्री की नागरिकता लिए हुए हैं। अमेरिका की भी लिए हुए हैं। लेकिन उनको अमेरिका से ज़्यादा ईयू इसलिए पसंद है कि यूरोप की एक कंट्री में आप घुस जाओगे नागरिकता लेकर के, तो बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के आप यूरोप की सारी कंट्रीज़ में घूमते रहोगे। आप पुर्तगाल में घुस करके कहीं भी जाकर के सेट हो सकते हो, यूरोप की किसी भी कंट्री में। और वहाँ का तो कानून था, आपको ऑफर भी किया गया था, तो ये रास्ता खुला हुआ था। तो अभी पुर्तगाल सरकार ने रोक लगा दी उस पे और उन्होंने इस कानून को थोड़ा-सा सख्त कर दिया और ये कहा उन्होंने कि आप यहाँ पर आएँगे, तो आप ये साबित करना पड़ेगा आपको कि आपका क्या इंटरेस्ट है और आपको 3 साल यहाँ पर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ की नागरिकता मिल गई, आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल गया, आप फिर भाग गए इज़राइल, फिर जब चाहे यहाँ पिकनिक मनाने चले आएँगे आप। जब वहाँ पे खतरा होगा तो भाग के जान बचाने यहाँ आएँगे और यहाँ के जनसंख्या में आपकी गिनती गिनी जाएगी और जबकि आप वहाँ के नागरिक नहीं हो। तो ये तंगी हुई है और आप अगर पुर्तगाल एम्बेसी का वीडियो आप खाली अभी भी कर सकते हैं आप, अपने स्क्रीन पे सर्च करके पुर्तगाल एम्बेसी इन इज़राइल लाइव वीडियो आप देखिए, अभी लेटेस्ट वीडियो देखिए। लाइन लगी हुई है इज़राइलियों की, लाइन लगी हुई है। मतलब 1-2 नहीं, हज़ारों की तादाद में लाइन लगी हुई है। तो किस हद तक लोग छोड़ के भागना चाह रहे हैं इज़राइल, किस हद तक लोग छोड़ के भाग रहे हैं इज़राइल। तो पोप ने जो बात कही है, उस चीज़ पर इनके लोग इस मोहर भी लगा रहे हैं कि आज जो हमारी दुर्दशाएँ हो रही हैं, उसके पीछे नेतन्याहू है। नेतन्याहू के बारे में एक उनके कमांडर नेवी के रिटायर्ड कमांडर ने आज का बयान है, आप जेरूसलम पोस्ट देखिए, उसमें वो कहते हैं कि जो आने वाली जंग है उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। आने वाली जंग पिछले हुए हमलों से बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। उसमें एआई पैटर्न यूज़ होंगे, हाइपरसोनिक खतरनाक मिसाइलें होंगी, साइबर अटैक होंगे। क्या इज़राइल उसके लिए तैयार है? दूसरा सर्वे एक और आया है इज़राइल का कि आईडीएफ की बहुत ज़्यादा वहाँ पर कमी है। लोग आईडीएफ में भर्ती नहीं होना चाह रहे हैं। मतलब जो सिपाही भर्ती हुए थे और उन सिपाहियों को इंस्पेक्टर बनने में 8 साल की सर्विस देना पड़ता है, 7 साल की सर्विस देना पड़ता है, उनको डायरेक्ट इंस्पेक्टर बना रहे हैं, इंस्पेक्टर को डायरेक्ट डिप्टी एसपी बना रहे हैं, क्योंकि ऊपर की पद के लिए कोई आने को तैयार ही नहीं है, सारी पोस्ट खाली है। 3000 मेजर की पोस्ट खाली है। तो नीचे वालों को ऊपर प्रमोट करे, भाई आ जाओ, आ जाओ। युवाओं से पूछा जाता है कि आप आओ, आईडीएफ में आ जाओ, तो बोलते हैं हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो इनका धार्मिक समूह है, उसको इन्होंने रिजर्व फोर्स से अलग रखा था, इनका लॉ था। लेकिन अभी बीच में उस लॉ को इन्होंने अमेंड करके उनको भी जबरदस्ती पकड़ के रिजर्व फोर्स में लेके जा रहे हैं और इसको लेकर के इजराइल टेल अवीव में, हाइफा में आईडीएफ से हाथापाई हुई है। आईडीएफ लोग मार खाए हैं, इजराइल पुलिस लोग मार खाए हैं और 2 मोर्चे पर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोर्स अपनी लगा दी है। एक येलो लाइन, उत्तरी गाजा, और दूसरा इन्होंने अपनी फोर्स को घुमा दिया है वेस्ट बैंक की तरफ। उतनी फोर्स इनकी नहीं है लेबनान बॉर्डर पे जितनी इनको रखना था, क्योंकि बस शॉर्टेज है। 2 दिन पहले की एक न्यूज ब्रिटेन की थी।
ब्रिटेन की एक यूनिट आर्मी की आई थी ट्रेनिंग लेने। ये उनके जर्नल ने इस न्यूज को पब्लिश किया इंटरव्यू में कि हमारी एक यूनिट उस दौर में इजराइल जा करके ट्रेनिंग लेकर के आ गई जिस दौर में गाजा और इजराइल का वॉर चल रहा था। तो एक चीज आप समझिए मुमताज भाई, ये जो ट्रेनिंग का शगुफा फेंका गया है ना, ये ट्रेनिंग लेने नहीं आए थे लोग, ये आईडीएफ की तरफ से लड़ने आए थे ब्रिटेन की फोर्स। और उनकी ट्रेनिंग यही थी कि देखो बच्चा जा रहा है, अपना निशाना चेक करो, उसकी खोपड़ी उड़ती है कि नहीं, गोली उसके पैर में मारोगे या सर में मारोगे या सीने में मारोगे, पहले बताओ तब मारो। इस टाइप की ट्रेनिंग चल रही थी इनकी। आज ये दुनिया को बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो खाली ट्रेनिंग के लिए गए थे आईडीएफ के साथ कि हमारे सोल्जर ट्रेन हो जाएं, और ट्रेन होने के बहाने ये सब भी उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ये ऑफिशियल तो नहीं आया है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अभी जैसे ब्रिटेन ने कहा है, कल अमेरिका की भी बात आएगी। अमेरिका बोलेगा कि हाँ हमारे 5,000 सोल्जर गए थे वहां पर ट्रेनिंग लेने। कल को इटली की बात आ सकती है। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि वो गए थे ट्रेनिंग लेने और गाजा बॉर्डर में नहीं गए। आज उनको जरूरत है, उनके पास फोर्स की कमी है। उनका रिटायर्ड नेवी का कमांडर बोल रहा है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है कि अगर हम कल की जंग के लिए तैयार, अगर सोचे हम तैयार हैं तो हम तैयार बिल्कुल नहीं है, मेरी कोई तैयारी नहीं है। यानी वो जो 12 दिन की जंग उसने देखा हाइपरसोनिक वाली, प्लस जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 का हमला देखा, उन्होंने कहा 7 अक्टूबर 2023 से कहीं ज्यादा खतरनाक हमला इसराइल पर हो सकता है जिसके लिए इसराइल तैयार नहीं है। और अब एआई पैटर्न पे ड्रोन हमले होंगे, अब साइबर अटैक बहुत तेज होंगे। साइबर अटैक का नाम क्यों लिया उसने? आपने देखा उनके जो वो थे साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनके यहाँ जाकर के उनकी गाड़ी पे गुलदस्ता रख दिया गया, उनको लेटर लिख दिया गया कि जब आपने गाड़ी का गेट लॉक खोला था तो क्लिक की आवाज कैसी आई थी, गुलदस्ता का वजन आपको कैसा लगा, हम आपके चारों तरफ हैं। प्लस जो उनके आर्मी की अंदर की रिपोर्ट ईरान ने पूरी हाइड कर ली, उसके तरफ उनका इशारा था, क्या हम तैयार हैं? तो मुमताज भाई, आज चाहे उलमाए उलमा हो, आज चाहे बुद्धिस्ट के जो होते हैं संत सीनियर, वो चाहे पोप हो, दुनिया का कोई इंसान जिसके अंदर इंसानियत है वो नेतन्याहू को जालिम और दरिंदा कहेगा। अच्छा, उन्होंने उधर भी कहा है, और पोप ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट इनको भी दिया था, आपके पुतिन को। उन्होंने कहा था कि कुछ मासूम यूक्रेन में मर रहे हैं, कुछ मासूम रशिया में मर रहे हैं, वो भी आपकी तरह इंसान हैं, उनको भी हमारे आपकी तरह जीने का हक है। हम आपसे यही कहेंगे कि आप उनको जीने का हक मत छीनो उनसे। तो उन्होंने उधर भी अपील की थी। और अभी तक आपने ईसाइयों के किसी भी पोप को देखा होगा, या यहूदियों के किसी भी बड़े धर्म गुरु को देखा होगा, वो बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज वाले लोग होते हैं, वो दिल के साफ होते हैं। कट्टरपंथी तो हर जगह होते हैं। क्या कट्टरपंथी मुसलमानों में नहीं है? जिहालत की बात करते हैं। क्या कट्टरपंथी हिंदुओं में नहीं है? जिहालत की बात करते हैं। क्या कट्टरपंथी ईसाइयों में नहीं है? वैसे यहूदी में भी है। हम कुछ कट्टरपंथी यहूदियों को आधार बना करके सारे यहूदियों को एक कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। जी मुमताज साहब।
बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि हर जगह ऐसे लोग मौजूद हैं और इस बात से कतई जो है इनकार नहीं किया जा सकता कि नहीं है। और हमें यही वजह है कि हम देखिए कभी भी किसी की हिमायत नहीं करते और ये हम कहते हैं कि आतंकवाद हो, कोई क्रिमिनल हो, फिर कवारियत हो, ये हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। और इसीलिए जो जिस मज़हब का है सबसे पहले अपने गिरबान में देखे, वो गौर करे कि वो और उसकी कौम जो है वो कहाँ पे खड़ी है। जब तक वो अपना जायजा नहीं लेगी तब तक वो दूसरों के लिए कैसे बात करेगी। तो इसीलिए मैं कभी भी आतंकवाद जो है आज भी मैं एक बनारस की न्यूज अभी लिख रहा था और मैंने उसे पूरी स्टोरी मैंने लिखी जहां पे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। उसमें एक बीजेपी के खातून लीडर है, उनके शौहर पूरा चला रहे थे और ये पीएमजी का क्षेत्र है। तो मैंने वही कहा कि देखिए इसको आप किसी से न जोड़िए, ना किसी सियासी पार्टी से, ना किसी मजहब से कि साहब वो हिंदू है या कोई, तो कहीं भी बुरे लोग हो सकते हैं, कोई भी हो। तो ये आपकी बात सही है। और देखिए अच्छे लोग भी तो देखिए, आज पूरी दुनिया गाजा के साथ खड़ी हुई तो कौन लोग हैं ये अच्छे लोग हैं, ये जुल्म के खिलाफ खड़े हो। भाई पोप लियो अगर ये बात कर रहे हैं, इससे पहले जो पोप फ्रांसिस थे वो भी जिस तरह से बात करते थे। बहरहाल मैं फिरोज बख्त साहब आपके पास आऊंगा और अभी मैं चाहूंगा कि जिस तरह से इजराइल ने एक डिमांड की है आज, और वो डिमांड की हिंदुस्तानी हुकूमत से कि हमास को आप जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करो, तो मैं कहता हूं कि इजराइल हिंदुस्तान से डिमांड कर रहा है, भाई यूएनओ से क्यों नहीं डिमांड करता? भाई यूएनओ कर दे तो हिंदुस्तान अपने आप मान लेगा, पूरी दुनिया मान लेगी। ये हिंदुस्तान पे, और ये कई बार ऐसा प्रेशर हिंदुस्तान पे किया जा चुका है। क्या वजह है? क्या मान लीजिए चाहे हिंदुस्तान कर भी देगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये क्यों हिंदुस्तान से इस तरह की बार बार डिमांड की जा रही है? वजह क्या है इसकी, फिरोज बख्श साहब? जी, डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, आपको आपके तमाम सामईन को मेरा आदाब और सलाम। देखिए, ऐसा है जो आपने सवाल मुझसे किया है इस सवाल के अंदर हिंदुस्तान, इसराइल और फलस्तीन, तीन ममालिक जो हैं जुड़े हुए हैं। आपने ये कहा कि इसराइल जो है हिंदुस्तान से क्यों उम्मीद रखता है कि हिंदुस्तान हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको घोषित करे, उसको उसका ऐलान करे। एक मैं आपको बता दूं, एक तबका है हिंदुस्तान में जो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, लेकिन सरकार जो है उससे अलग है। वो सरकार का स्टैंड नहीं है। उसकी वजह यह है कि पिछले 70-75 साल से हिंदुस्तान की जो सरकार है वो फलस्तीन के कॉज से जुड़ी हुई है। अ, आज भी भले ही सरकार किसी भी पार्टी की हो, माजी में किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जहां तक फलस्तीन का ताल्लुक है, फलस्तीन के ताल्लुक से हिंदुस्तान का जो स्टैंड है वो वही स्टैंड रहता चला आया है जो गांधी जी ने भी कहा था, जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कहा था, जो हिंदुस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। चूंकि मौजूदा जो गवर्नेंस है उसके ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक मामलात को लेकर के, यानी डिफेंस के जो मामलात हैं, हथियारों के जो मामलात हैं और स्पिनाच का जो ताल्लुक है, अ, उन तमाम चीजों को लेकर हिंदुस्तान के इसराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इससे पहले भी मैं एक चीज आपके चैनल से जो है मैं उसको डिक्लेयर करना चाहता हूँ। पहले भी मतलब कहीं ना कहीं इसकी इसकी डिक्लेरेशन हो चुकी है, ओपनली नहीं हुई और जानबूझकर नहीं हुई। वो चीज ये है कि मोहतरमा सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की एक आला कमान की सबसे बड़ी लीडर हैं, उनका जो ताल्लुक है मोसाद से बड़ा करीबी रहा है। भले ही ये ताल्लुक जो है सरकारी ना हो, ये ओपन में ना हो, ठीक है,
लेकिन ये एक पर्दगी के साथ ये ताल्लुक उनका भी रहा है। तो मेरे कहने मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा, ना किसी को कोई क्लीन चिट देना चाह रहा हूँ, ना किसी को लाल जो है वो देना चाह रहा हूँ लाल चिट। मेरे कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान जहां तक यूएनओ में मामला है इसका फलस्तीन का, फलस्तीन के साथ हमेशा खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। रही बात हिंदुस्तान के ताल्लुकात इसराइल से पहले कुछ थोड़े बहुत ढके छुपे थे, क्योंकि जो पहले गवर्नेंस था उसको मुसलमानों के वोट चाहिए थे और उसको पता था कि मुसलमान इसराइल को पसंद नहीं करते, ठीक है। और आज का जो गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस का मामला ये है कि वो इसराइल से भी बहुत अच्छा है और फलस्तीन से भी बेहतर उसके ताल्लुकात हैं। लेकिन जब अल्टीमेटली कोई बात आएगी डू और डाई की, कि या तो इसराइल को चुनो या फलस्तीन को चुनो, तो बिलाशुबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसराइल को ना चुन करके फलस्तीन को चुनेंगे। आप देख लीजिए अगर कोई ऐसी बात आती है। पहले भी हिंदुस्तान का स्टैंड रहा है फलस्तीन के साथ। हाँ, हथियारों को लेके और ये जो जासूसी वगैरह के मामलात हैं जो मोसाद करता है, अपनी सरकार को बचाने के लिए जो भी प्रधानमंत्री हो, जो भी सरकार हो, वो कहीं से कहीं तक जा सकती है। चाहे उसे इसराइल तक जाना पड़े, रशिया तक जाना पड़े, यूएस तक जाना पड़े। तो इन स्ट्रेटेजिक मामलात में इसराइल की मदद हिंदुस्तान लेता है, ठीक है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फलस्तीन का दुश्मन है या फलस्तीन के साथ नहीं है। ये एक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रही है, आगे भी रहेगी, ठीक है। अब आखिर में मैं कहना चाहूंगा, अगर इसराइल ने हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट की है कि हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करो, तो कुछ फिरके हिंदुस्तान के वो उसे घोषित कर सकते हैं। लेकिन सरकार का जो स्टैंड है, सरकार अपने कागजात में कभी भी इसराइल के कहने पर हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं करेगी, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है। और अगर इसराइल ने कह दिया तो अपना दोस्त समझ के हिंदुस्तान को कह दिया होगा, लेकिन इन मामलात में हिंदुस्तान बहुत मोहतात रहता है, सभी के साथ चलता है। जी डॉक्टर मुमताज आलम।